बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टॉपर्स एकेडमी में। यहाँ हम लोग आज पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में एक टॉपिक क्या, केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या ऑक्टेट रूल, कि क्या होता है ऑक्टेट रूल, क्या बोलता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि जितना भी एलिमेंट है वह सब चाहता है कि हम क्या रहे, स्टेबल रहे। अब स्टेबल रहने के लिए उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए, यानी वैलेंस शेल मींस क्या, या तो डुप्लेट नहीं तो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, every element want complete its octet in order to gain stability either by transfer or by sharing of electron is known as octet rule। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही, कोई भी एलिमेंट या तो शेयरिंग करके नहीं तो क्या ट्रांसफर करके अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्टेट रूल। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ये CH4। CH4 मींस क्या, मीथेन। अब देखिए हाइड्रोजन डुप्लेट 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 डुप्लेट, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर डुप्लेट पूरा हो चुका है और कार्बन 2 4 6 और 8 ऑक्टेट पूरा कर चुका है। इसी तरह से यहाँ देखिए इस कार्बन के लिए 2 4 6 और 8 ऑक्टेट पूरा कर चुका है। यह कार्बन भी ऑक्टेट पूरा कर चुका है और हाइड्रोजन भी सबका सब क्या कर चुका है, डुप्लेट पूरा कर चुका है। यानी इस तरह से जितना भी एलिमेंट दिख रहा है वो या तो डुप्लेट नहीं तो ऑक्टेट। और हम लोग इस रूल में मेनली ऑक्टेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है जो भी कार्बन, वह सबके सब स्टेबल होने के लिए क्या किया है, ऑक्टेट पूरा किया है। मींस अपना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखा है। तब देखिए इससे हुआ क्या कि बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। यह जो रूल है गलत साबित होने लग गया। हुआ क्या कि देखने लगे कि इसमें कोई स्ट्रक्चर का कोई कंडीशन ही नहीं था, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा शेप बनेगा, क्या होगा, ऐसा भी हम लोग देख रहे थे। जैसा कि हम लोग देखेंगे आगे कि मतलब ऑक्टेट यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख के भी कोई कंपाउंड स्टेबल था, 8 से कम रखकर भी कोई कंपाउंड स्टेबल था। तो देखते हैं क्या क्या इसका ड्रॉबैक है। दैट मींस क्या, ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट रूल। उसमें सबसे पहला है, दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि यह थ्योरी यह नहीं बता पाया कि जो मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा उसका शेप कैसा होगा। ठीक है। दूसरा, इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी, ना तो शेप के बारे में कुछ बताया रूल, न स्टेबिलिटी के बारे में बताया कुछ रूल। देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स कि क्या क्या और नहीं बताया। अब चलिए हम लोग बच्चों ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल में कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं। स्टेबिलिटी मींस क्या, ऑक्टेट रूल बोलता है कि जितना भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जरा देखिए क्लोरीन का 8 है, क्लोरीन का 8 है, बट बेरिलियम का काउंट कीजिए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह स्टेबल कंपाउंड है। मींस 4 इलेक्ट्रॉन पे भी स्टेबल हो गया। यहाँ बोरॉन का देखिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी BF3 स्टेबल। अब जैसा कि बच्चों देख सकते हैं कि ऑक्टेट रूल बोलता है क्या कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहेगा तभी कोई स्टेबल रहेगा कंपाउंड। हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास में 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन, फिर भी यह कंपाउंड स्टेबल है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं सल्फर के पास 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन, फिर भी यह कंपाउंड स्टेबल है। तो कहाँ गया ऑक्टेट रूल जो बोलता था कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ तो 8 से कम पर भी 8 से ज्यादा पर भी कंपाउंड स्टेबल है। आप यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को देख सकते हैं, 2 4 6 4 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन पे भी स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल कहीं से भी वैलिड नहीं है। ठीक है। अब चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग लगाइएगा, इसका डॉट स्ट्रक्चर लिखिएगा, साथ ही साथ इसको दिखाइएगा हमको कि यह ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसमें पहला क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है। दूसरा क्या है, H3PO4। थर्ड क्या है, H3PO3। ठीक है बच्चों, तो इसको करके और आप लोग देखिए ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, ऑक्टेट रूल का एक लास्ट पॉइंट है ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल में जितना भी एलिमेंट है सबके सब इनर्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस। दैट मींस क्या, सब चाहता है कि हम इनर्ट गैस जैसा बन जाए ताकि हमको किसी से कोई मतलब ना रहे, ना तो लेन देन करे किसी से। बट हम तो खुद ही देख रहे हैं कि ये जो इनर्ट गैस है, जेनॉन क्रिप्टन जेनॉन वगैरह, ये खुद ही किसी और के पास जा रहे हैं स्टेबल होने के लिए, किसी और के साथ में शेयरिंग कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो समझ सकते हैं जब नोबेल गैस खुद ही नहीं स्टेबल है तो ऑक्टेट रूल कहां से स्टेबल रहेगा, यानी कि यह भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। अब चलिए आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कहां पे, आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा। आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि
दो एटम के बीच बनने वाला एक वैसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देने वाला कौन होता है, जानते ही मेटल, और लेने वाला कौन होता है, नॉन मेटल। दैट मीन्स मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो कैटायन, और जिसपे जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कैसा चार्ज, निगेटिव। वही लिखा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स व्हेन मेटल लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट नेगेटिव चार्ज। समझ रहे बच्चों, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होना चाहिए और एक गेन करने वाला। कहने का मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाला होना चाहिए। ट्रांसफर मीन्स क्या, मेटल देने वाला होना चाहिए। अब देखिए, इसीलिए इसका एक और नाम भी है, बोलोगे क्या, आयनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ही एक दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम क्या है। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं क्या, जैसे देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बन गया, उस इलेक्ट्रॉन को लिया कौन, क्लोरीन, Cl- बन गया। अब जब दोनों कंबाइन हुए तो कंबाइन होकर के क्या बनाए, NaCl। देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो आगे फिर कोई नया रूल आया होगा, वेस्पर्स थ्योरी आया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो उसको भी देखेंगे क्या बोलता है वेस्पर थ्योरी, उसके बाद देखेंगे VBT क्या है, फिर देखेंगे रिजोनेंस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड का कुछ खास बात, कोई विशेषता वगैरह है वो भी देख लेते हैं, क्या होता है विशेषता इसमें। तो सबसे पहला characteristics क्या है, it has a definite geometry because ionic compound has very strong electrostatic force। यानी कि जितना भी आयनिक कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है, उस आयनिक कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। कि ऐसा क्यों, रीजन क्या है, तो उनके बीच जो फोर्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह क्या है, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, यानी कि आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी हाई, यानी कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी बहुत ही हाई होता है। रीजन इसके पीछे क्या है, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, रीजन है, देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आगे एक वर्ड देखते हैं, लैटिस एनर्जी, क्या, लैटिस एनर्जी, यानी एक मोलर कोई भी यानी कंपाउंड बनाने के दौरान जितना भी एनर्जी उस कंपाउंड से बाहर निकलेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितना एनर्जी खर्च यानी बाहर निकल जाए, जितना रिलीज करेगा, उसी एनर्जी को बोलते हैं कौन सा एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम लूज किया, Na+ बन गया, क्लोरीन लिया, Cl- बन गया, लेकिन जो निकला है एनर्जी, उसी एनर्जी को बोले क्या, लैटिस एनर्जी। यहाँ कंडीशन है कि मेरा कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी किसको बोले, कि 1 मोलर कंसंट्रेशन बनाने में यानी कंपाउंड जितना एनर्जी बाहर निकला, उसी एनर्जी को बोले लैटिस एनर्जी। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं।